शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। पत्थर ही निगहबां है, पत्थर ही सिपाही है। ये दौर तबाही है, ये दौर तबाही है। मेरा नजरिया ये है कि अगर सही तरीके से इलेक्शन हो जाए और हमारे जो यहाँ के पुराने खिलाड़ी है, पुराने मगरमच्छ है, अगर वो दूर ही रहेंगे तो फिर मजा आएगा इलेक्शन में। मगर ये किन की तरफ इशारा है? जो पुराने मगरमच्छ है ये किन की तरफ? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ भी है, कांग्रेस की तरफ भी है और बीजेपी की तरफ। सियासत का मैदान बिल्कुल ठीक है अगर वो शरई तरीके से या इस्लामी तरीके से। ये जरूरी नहीं है कि इस्लामी तरीके से ही, इंसानी तरीके से अगर देखा जाए तो सियासत का मैदान बहुत अच्छा है लोगों की फलाह के लिए वगैरह। मगर यहाँ पर जो करप्शन है, फिर मैंने क्यों छोड़ा ये मसला सिर्फ ये है सिक्योरिटी का मसला था वगैरह। हमें कोई पनाह नहीं मिल रहा था। 1999 से लेकर 1994 तक ज़बरदस्त मिलिटेंसी थी और हमारे घरों में कभी मिलिटेंट आते थे, कभी मिलिट्री आती थी। तो उस वक्त में मजबूर हुआ, कोई सियासी पनाह नहीं मिलता था। सियासत का अगर रोल देखेंगे तो कौम को तामीर करने में सियासत का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। आज हमारे साथ जो शख्सियत है ये सैयद मोहम्मद हादी काज़मी साहिब है, जिन्होंने 1996 में इलेक्शन लड़ा। पॉलिटिक्स में आने का जो रुझान है वो क्यों ख़त्म हुआ, कौन से रीज़न्स रहे, तो यही बातचीत हम इनके साथ आज करेंगे। सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं, चूँकि आपकी सेहत ठीक नहीं थी, फिर भी आपने मना नहीं किया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया जनाब। जनाब, आप हमें ये बताइए कि 1996 में आपने एक अज़्म बनाया था कि मैं सियासत से जुड़ जाऊंगा। उस टाइम आपने इलेक्शन भी लड़ा। पहले हम जानना चाहेंगे रीजंस क्या थे कि आप पॉलिटिक्स में आए? रीजंस ये थे कि उस वक्त यहाँ पर पहले 1994 में यानी 94 में यहाँ पर ज़्यादा मिलिटेंसी थी। 1989 से लेकर 1994 तक ज़बरदस्त मिलिटेंसी थी और हमारे घरों में कभी मिलिटेंट आते थे, कभी मिलिट्री आती थी। तो उस वक्त में मजबूर हुआ, कोई सियासी पनाह नहीं मिलता था। फिर मैंने ओम प्रकाश चौटाला से राबिता किया, शेख अब्दुल रहमान के ज़रिए, जो कि डोडा के हैं, बहुत माने हुए लीडर हैं वो, उनके ज़रिए। तो उन्हीं की वजह से मैं फिर सियासत में आ गया कि यहाँ की ज़ुबान खाली देखकर, क्योंकि यहाँ पर जो सियासतदान थे वो भी उस वक्त सियासी पनाह गुज़ीर बन गए थे। बिल्कुल। और जो यहाँ के मिलिटेंट थे वो भी लोगों को सताते थे और मिलिट्री भी लोगों को सताते थे। किसी भी तरीके से सिर्फ आवाम को परेशान किया जाता था। उसको मद्देनज़र रखकर मैंने फैसला लिया कि मैं भी इसमें कूद जाऊं सियासत में। तो मैंने उनके साथ राब्ता किया। उस वक्त सजपा चल रही थी, समाजवादी पार्टी। चूँकि शेख अब्दुल रहमान ने फिर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया, उस वक्त कांशीराम जी मौजूद थे, वो नेशनल प्रेसिडेंट था। उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थी मिस मायावती। तो उन्होंने हमें फिर यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए कहा, तो हम भी बिल्कुल खुश हो गए। हमने जम्मू कश्मीर में 8 कैंडिडेट उठाए। 4 कैंडिडेट जम्मू के वो हो गए कामयाब और यहाँ के 4 वो दूसरे नंबर पर रह गए। मैं भी रह गया दूसरे नंबर पर। और अपने से ज़्यादा मुझे ज़्यादा अफसोस है आखून वर्सेस आखून दरगाह के, क्योंकि वहाँ पर सैयद आखून नेशनल कॉन्फ्रेंस का था जिसने अपनी साख्त बनाई हुई थी, और मेरी तरफ से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हमारा था
गुलाम मोहिउद्दीन आखून, तो वो दूसरे नंबर पर रह गए। सिर्फ 70 वोटों की फर्क रही कि उसने हारा। वो हमें जबरदस्त धक्का लगा उस वक्त। और एक को हमने चाडोर से उठाया था, उसका नाम था गुलाम हुसैन वानी, वो भी दूसरे नंबर पर रह गया। और तीसरा था इधर मोहम्मद बाकी ठोकर, वो तो रह गया 4वें नंबर पर। इधर खान साहब कानूनसी में उस वक्त वहाँ पर गनी नसीम, अब्दुल गनी नसीम जिसको कहते हैं, उसी ने उस वक्त वहाँ से इलेक्शन जीता। फिर मैंने क्यों छोड़ा ये, मसला सिर्फ ये है सिक्योरिटी का मसला था वगैरह, हमें कोई पनाह नहीं मिल रहा था। फिर हमने तरीके से राब्ता किया घर वालों के साथ, दूसरों के साथ, और हमारे जो दोस्त थे, अहबाब थे, उनको भी ज़बरदस्त मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या कांग्रेस था या कोई और पार्टी। उन्होंने भी हमें उस वक्त कोई साथ नहीं दिया। तो हम फिर मजबूर हो गए, फिर हमने सियासत से किनारा कशी वापस की। कैसा लगा आपको सियासत का मैदान? सियासत का मैदान बिल्कुल ठीक है, अगर वो शरई तरीके से या इस्लामी तरीके से, ये ज़रूरी नहीं है कि इस्लामी तरीके से ही, इंसानी तरीके से अगर देखा जाए तो सियासत का मैदान बहुत अच्छा है लोगों की फलाह के लिए वगैरह। मगर यहाँ पर जो करप्शन है वगैरह चीज़ है। इस दौर की बात करेंगे 2023 की, तो मौजूदा सियासत को आप कैसे देखते हैं? आपका नज़रिया क्या है? मेरा नज़रिया ये है कि अगर सही तरीके से इलेक्शन हो जाए और हमारे जो यहाँ के पुराने खिलाड़ी है, पुराने मगरमच्छ है, अगर वो दूर ही रहेंगे तो फिर मजा आएगा इलेक्शन में। मगर ये किन की तरफ इशारा है? जो पुराने मगरमच्छ है, ये किन की तरफ इशारा? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ भी है, कांग्रेस की तरफ भी है और बीजेपी की तरफ भी है। ये उन्हीं की तरफ है, क्योंकि उनके ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जो दूसरों को आगे जाने नहीं देते हैं। चलो मैं अपनी बात कहूँगा, आगा साहब के ख़ानदान के लिए या मौलवी साहब के ख़ानदान के लिए हमने भी अपने अपने वक्त पे कुर्बानी दी है। अगर इस वक्त हमारा लड़का तैयार होगा वो इलेक्शन लड़ने के लिए, वो उनके लिए जनाब अली कोई रिस्पॉन्ड नहीं देंगे, न मौलवी ख़ानदान का देंगे न आगा ख़ानदान का। कोई बुनियादी वजह कि वो अपने आप से बेहतर किसी को नहीं समझते हैं, वो अपने आप पर बड़ाई किसी को देना नहीं चाहते हैं। बुनियादी वजह यही है। ये रही सियासत की बात। अगर 1996 की इकॉनमी हम देखेंगे, इस तरह की कंडीशन थी उस दौरान लोगों की। उस दौरान जनाब अली किसी के पास पैसा भी नहीं था, किसी के पास रोटी भी नहीं थी उस दौरान। इस वक्त तो रोटी भी है वगैरह है, लेकिन एक चीज़ है, इस वक्त ज़्यादा परेशानी है उस वक्त से ज़्यादा। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, पत्थर ही निगहबां है, पत्थर ही सिपाही है। ये दौर तबाही है, ये दौर तबाही है। ये मोमिन ने लिखा है और मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है। बहुत प्यारा शार है वो। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तान क्या होगा? आपने सियासत से दूरी इख्तियार की, उसके वजूहात भी आपने बयान किए। क्या कभी ख्याल आया कि क्यों ना इस दौर में फिर से इलेक्शन में कूद पड़ूं? कभी ये ख्याल आया मन में? नहीं, मुझे आया था, झूठ नहीं कहूँगा, मुझे आया था लोगों की ज़ुबान खाली देखकर। क्योंकि मेरा मिजाज जो है वो है दरअसल शायराना मिजाज। शायर तो बहुत बेबाक होता है हमेशा, उसको किसी मजहब के साथ कोई ये नहीं होता है।
بالکل. یعنی کشمیری میں اس کو کہتے ہیں شاعرن چھن دین دھرمک زہتہ آسان غم کھیومت. شاعرن چھن دین دھرمک زہتہ آسان غم کھیومت تم پنن پان آیتن تھومت امارس ونزِ ہے. یہ بٲژ چھِ میٛٲنۍ. یعنی یہی بالکل یہی نوبت ہے میری. خیال ہوتا ہے لیکن پیچھے سے ایسا سپورٹ نہیں ملتا ہے. ہم نے لوگوں کو سمجھایا کہ ہم پیچھے ہو رہے ہیں لیکن وہ انہی کے ساتھ چلتے ہیں جو ان کو فائدہ نہیں دیتے ہیں بلکہ نقصان دیتے ہیں. ایک آخری سوال, چونکہ ہم بات کرتے ہیں بڑگام کے ڈیولپمنٹ کے اوپر, میکڈمائزیشن ہوئی, بہت سارے یعنی ایسے راستے کھلے ترقی کے, کیا آپ مانتے ہیں ان چیزوں کو کہ آج سے تقریباً 70 سال پہلے اور آج کا یہ بڑگام آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ بدلا ہے؟ بدلاؤ تو آیا ہے لیکن یہ پلاننگ تو پرانی ہی تھی, جھوٹ نہیں کہوں گا, کیونکہ پلاننگ میں بھی شریک ہوتا تھا. یہ پلاننگ پہلے سے ہی تھی, نیشنل کانفرنس کی پلاننگ تھی, کانگریس کی پلاننگ تھی. اب انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنایا. ہاں بالکل ماڈیفائی انہوں نے کیا. بہت بہت شکریہ. شکریہ. تو آج ہم نے جانا کہ 1996 میں الیکشنز میں آئی, 1996 میں سیاست اپنائی اور سیاست میں آنے کے اسباب بیان کیے, اور لاسٹ پہ یعنی آخر پہ سیاست سے دوری اختیار کی, وہ بھی سارے اسباب سامنے آئے. اور آج کے دور میں جو سیاست ہے اس کا روپ کیا ہے وہ بھی سامنے آیا. اور آخر میں یہی بات کہ جو آج کل دعوے کیے جاتے ہیں کہ بڑگام بہت کچھ بدلا ہے, لیکن جو پہلے نقشہ تھا اسی کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو ملتے ہیں اگلے شمارے میں, تب تک دیجیے عابد ابراہیم کو اجازت. خدا حافظ.